हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू डूइंग गुड। फ्रेंड्स, ये हमारी सब्जेक्ट वाइज रिवीजन सीरीज का पहला पार्ट है। इस पार्ट में वी विल कवर एवरी टॉपिक रिलेटेड टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस दैट हैज हैपेंड इन द प्रीवियस ईयर। फ्रेंड्स, विद कवरिंग previous year questions of preliminary 2023 and then we will move on to current affair events of the previous year. Let's begin. Friends, preliminary 2023 में रफली 15 क्वेश्चन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से पूछे गए थे। ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सेट ए का पहला क्वेश्चन है। ये रिलेटेड है फाइनेंस कमीशन से। इसका टाइप है स्टैटिक और इसका सोर्स है एम लक्ष्मीकांत या आपकी कोई भी पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बुक। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, पर अगर आपने फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ा है तो ये एक काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी, ओनली 3। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी जिसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात की गई है, ये स्टैटिक और जनरल नॉलेज का एक सिंपल क्वेश्चन है। अब ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जिसके अलग अलग सोर्सेज के हिसाब से अलग अलग आंसर्स हैं। अब यूपीएससी के हिसाब से इसका सही आंसर क्या है, दैट विल ओनली बी नोन व्हेन द आंसर की इज रिलीज्ड। पर ये क्वेश्चन भी जनरल नॉलेज का एक फेयरली सिंपल क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी जिसमें प्रेजेंस की बात की गई है, रिलेटेड है स्टैटिक से और जनरल नॉलेज से। इसमें पूछा गया है कि प्रेजेंस को स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है या यूनियन गवर्नमेंट मैनेज करती है, और इसमें बात की गई है प्रेजेंस एक्ट 1894 की। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, टू कीप द लेंथ ऑफ दिस एडिशन लिमिटेड। हम इन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, पर आप जरूर इन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लें, इनके सोर्सेज को समझ लें और अपने आप को टेस्ट कर लें कि क्या आप इतने प्रिपेयर्ड हैं कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इनको सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाते। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक काफी सिंपल क्वेश्चन है जो आपकी स्टैटिक नॉलेज को और जनरल नॉलेज को टेस्ट करता है। इसमें पूछा गया है कि एक देश में कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ पर्पस क्या है, तो इसका सही आंसर है सी, इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। फ्रेंड्स, ये एक काफी सिंपल क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स की कॉमन सेंस को टेस्ट करता है। अगर आप इस क्वेश्चन को वर्ड बाय वर्ड अपनी पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बुक में ढूंढेंगे, देन यू वोंट बी एबल टू फाइंड इट। बट आफ्टर योर प्रिपरेशन यू शुड हैव अ जनरल नॉलेज कि कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ पर्पस क्या है, सोवरेनिटी क्या होती है, लिबर्टी क्या होती है, स्टेट की क्या डेफिनेशन होती है वगैरह। दिस स्पेसिफिकली इज अ सिंपल क्वेश्चन। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पहले भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यू जस्ट कैनॉट अफोर्ड टू गेट सच क्वेश्चंस रॉन्ग। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। इसका सही आंसर भी पता चलेगा जब यूपीएससी ऑफिशियल आंसर की को रिलीज करेगी। इसमें पूछा गया है कि वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था विच वॉज वाइडली बिलीव्ड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो इसका आंसर ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, जिसको जवाहरलाल नेहरू के टेन्योर में इनैक्ट किया गया था, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच वॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंदिरा गांधीज टेन्योर। अब आपको फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, 44th के बारे में भी पता होना चाहिए, 86th के बारे में भी पता होना चाहिए। ये एक सिंपल प्योरली स्टैटिक नॉलेज है और ये सभी डिटेल्स आपको अपनी एम लक्ष्मीकांत या आपके द्वारा प्रेफर्ड किसी और पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बुक जैसे कि डीडी बासु में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आई मस्ट एम्फसाइज अगेन दैट यू मस्ट स्टडी अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी जिसमें पूछा गया है कि इनमें से मेंशन कौन कौन सी बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। बात की गई है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल लॉ कमीशन और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। इन 4 बॉडीज में से कौन कौन सी बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशनल है। फ्रेंड्स, ये एक प्योरली स्टैटिक क्वेश्चन है और एक काफी इजी क्वेश्चन भी है। अगर आपने अपनी पॉलिटी एंड गवर्नेंस को अच्छे तरीके से कवर कर लिया है तो एक्सपेक्टेड है that you will get this answer right. Friends, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको कुछ समय पहले ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस दिया गया था। फ्रेंड्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, नेशनल लॉ कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो इसका आंसर है ए, ओनली 1। आपकी पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बुक में इसका टॉपिक है constitutional and non-constitutional bodies which you must study. फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन
प्योरली रिलेटेड है करंट अफेयर से। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो इलेक्शन अभी कुछ समय पहले हुए थे व्हेन द्रौपदी मुर्मू वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पूछे गए हैं और स्टूडेंट्स की नॉलेज को टेस्ट किया गया है। और फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर का काफी एक बड़ा टॉपिक था। ये एक्सपेक्ट किया ही नहीं जा सकता कि किसी भी स्टूडेंट ने इस टॉपिक को मिस किया हो। हाँ, हो सकता है कि किसी स्टूडेंट ने इस टॉपिक पर अच्छे तरीके से प्रिपरेशन ना की हो, सिर्फ सुपरफिशियल तरीके से प्रिपरेशन की हो, और किसी स्टूडेंट ने इस इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के टॉपिक पर इन डेप्थ प्रिपरेशन की हो। और यही डिफरेंस विनर्स और लूजर्स को डिफाइन करता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। द आंसर इज डी, नन। आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, समझें और विचार करें कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता तो क्या आप इस क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाते। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक प्योरली स्टैटिक क्वेश्चन है। इसका कॉन्टेक्स्ट है मनी बिल्स और फाइनेंस बिल्स। फ्रेंड्स, ये मनी बिल्स और फाइनेंस बिल्स ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस के प्रिपरेशन का एक फंडामेंटल टॉपिक है। हम अपने एडिशंस में भी पहले इस टॉपिक पर काफी बार बात कर चुके हैं। ये सभी डिटेल्स आपको अपनी एम लक्ष्मीकांत में मिल जाएगी। आई होप आप ऑलरेडी इस टॉपिक को प्रिपेयर कर चुके हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पहली स्टेटमेंट गलत है, तीसरी स्टेटमेंट भी गलत है और दूसरी स्टेटमेंट सही है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, ओनली वन। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक प्योरली स्टैटिक क्वेश्चन है जिसकी डिटेल्स आपको अपनी एम लक्ष्मीकांत में या किसी और पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बुक में मिल जाएगी। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट है 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, जो कि अपने आप में काफी सिंपल टॉपिक्स हैं। फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, समझें और अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है और तीसरी स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर है बी, ओनली 2। फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रिलिमिनरी 2023 में पूछा गया ये अगला पॉलिटी एंड गवर्नेंस का क्वेश्चन भी एक प्योरली स्टैटिक क्वेश्चन है। इसका सोर्स है एम लक्ष्मीकांत। ये रिलेटेड है आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि रिलेटेड है रिजर्वेशन पॉलिसीज से। इस क्वेश्चन में आर्टिकल 16 की भी बात की गई है और ये जनरली रिजर्वेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पहली स्टेटमेंट सही है और दूसरी स्टेटमेंट गलत है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आप भी इस क्वेश्चन को पढ़ें, अपनी आर्टिकल 16 की नॉलेज को टेस्ट करें और अपनी आर्टिकल 335 की नॉलेज को भी टेस्ट करें। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के सेकंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चन जनरली गलत ही होते हैं। फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हार्ड डेफिनेशंस काफी कम है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को भी डिफाइन नहीं करता, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को भी डिफाइन नहीं करता और काफी सारी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो हार्ड तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइंड नहीं है। और इस तरीके की नॉलेज आपको मिलेगी जब आप PYQs को एनालाइज करेंगे, टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करेंगे। इसलिए आई मस्ट एम्फसाइज कि अब बिल्कुल सही टाइम है आप पीरियोडिकली 3 दिन के गैप में, 4 दिन के गैप में या 5 दिन के गैप में टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करते रहें। उन टेस्ट सीरीज को टाइमली अटेम्प्ट करें और फिर अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करें। आप पहले तो यूपीएससी 2017, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 को अटेम्प्ट करें और इसके बाद फिर आप प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स की टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करें। आई हाईली रिकमेंड कि आप विजन की टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करें। कंपैरेटिवली दे आर गुड बट दे आर नोवेयर क्लोज टू द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड by UPSC in Civil Services Examination. But still, something is better than nothing. Friends, UPSC Preliminary 2023 में पूछा गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिलेटेड है स्टैटिक से और जनरल नॉलेज से। इसका सोर्स है आपकी पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बुक और इसका टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविजंस और प्रिवेंटिव डिटेंशन। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है और तीसरी स्टेटमेंट भी गलत है। इसका आंसर है ए, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। और ये फैक्ट आपको पता होंगे अगर आपने इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़े होंगे। और इस क्वेश्चन में कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे भी हैं जो आप अपनी कन्वेंशनल प्रिपरेशन में नहीं पढ़ेंगे, बट इफ यू हैव स्टडीड वेल, इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल,
तो आपके पास एक कॉमन सेंस और जनरल नॉलेज डेवलप हो जाएगी, जिससे आप इन बाकी और 2 ऑप्शंस को अटेम्प्ट कर सकेंगे। द डिफिकल्टी ऑफ दिस क्वेश्चन इज मॉडरेट। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स की स्टैटिक नॉलेज को टेस्ट करता है और जनरल नॉलेज को टेस्ट करता है। ये रिलेटेड है इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। जो इलेक्शंस पिछले साल के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर इवेंट थे। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को पढ़ें, समझें और अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन में पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है, तीसरी स्टेटमेंट भी गलत है और चौथी स्टेटमेंट सही है। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्टैटिक नॉलेज को टेस्ट करता है, आपकी जनरल नॉलेज को टेस्ट करता है और एक पॉइंट तक आपकी करंट अफेयर इवेंट की नॉलेज को भी टेस्ट करता है। ये रिलेटेड है बेसिक फैक्ट्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से और पिछले साल मनाए गए आजादी के अमृत महोत्सव से। इस क्वेश्चन में कॉन्स्टिट्यूशन डे की बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई है, ड्राफ्टिंग कमेटी की बात की गई है, BR अंबेडकर की बात की गई है और डिफिकल्टी के पर्सपेक्टिव से ये एक इजी क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पहली स्टेटमेंट सही है और दूसरी स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें होम गार्ड्स की बात की गई है, होम गार्ड्स एक्ट की बात की गई है, रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की गई है और इंटरनल सिक्योरिटी की बात की गई है। ये स्टूडेंट्स की जनरल नॉलेज को टेस्ट करता हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ें, समझें और अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट सही है और तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। इसका आंसर है B ओनली 2। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो प्रिलिमिनरी 2023 का आखिरी क्वेश्चन है रिलेटेड टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस से, ये स्टूडेंट्स की स्टैटिक नॉलेज को और जनरल नॉलेज को टेस्ट करता है। इसमें बात की गई है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की, द आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 की। ये सभी एक्ट्स आपको आपकी पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बुक में नहीं मिलेंगे। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं, बट स्टिल इफ योर प्रिपरेशन इज वेल, अगर आपकी प्रैक्टिस काफी सही है और आपको यूपीएससी के द्वारा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का ट्रेंड पता है, तो फिर आप कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में पहला पेयर सही है, तीसरा पेयर भी सही है, पर दूसरा पेयर गलत है। इसका आंसर है B ओनली 2। फ्रेंड्स, टू कंक्लूड, अगर हम यूपीएससी प्रिलिमिनरी 2023 के पॉलिटी एंड गवर्नेंस के क्वेश्चन को एनालाइज करके कंक्लूड करें, तो ये कंक्लूजन होगा कि पूछे गए 15 क्वेश्चंस में से 13 क्वेश्चंस स्टूडेंट्स की स्टैटिक नॉलेज को टेस्ट कर रहे थे, जिनको आप अपनी पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बुक जैसे कि M लक्ष्मीकांत या फिर DD बासु से प्रिपेयर कर सकते थे। उन 15 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चंस ऐसे थे जो स्टूडेंट्स की कॉमन सेंस और जनरल नॉलेज को भी टेस्ट कर रहे थे और 15 क्वेश्चन में से केवल 1-2 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो करंट अफेयर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड थे। सो टू कंक्लूड, वी कैन से दैट पॉलिटी एंड गवर्नेंस इज अ हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट। ये तो एक फैक्ट है विच इज हेविली रिलायंट ऑन स्टैटिक नॉलेज, जो आपकी स्टैटिक नॉलेज को टेस्ट करता है। और ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि पॉलिटी एंड गवर्नेंस की स्टैटिक नॉलेज सिर्फ एक मेजर बुक लक्ष्मीकांत से प्रिपेयर की जा सकती है, विच इज ऑल्सो रिलेटिवली ईजी। वॉट इट रिक्वायर्स इज गुड प्रिपरेशन एंड गुड रिविजन। और पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अगर करंट अफेयर्स के ट्रेंड की बात करें तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के करंट अफेयर्स जनरली डिराइव्ड होते हैं मेजर इवेंट से, और इतने मेजर कि उनको मिस करना इम्पॉसिबल है। पिछले साल जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था वो रिलेटेड था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से। फ्रेंड्स, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक इतना बड़ा टॉपिक था कि उसको मिस करना इम्पॉसिबल था। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द रिवीजन सीरीज। जिस रिवीजन सीरीज में हम पिछले साल के पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक्स की बात करते हैं। पर शुरू करने से पहले एक बार हम जल्दी से ब्रीफ में उन टॉपिक्स की बात करते हैं जो हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक्स हैं सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी डिफेक्शन लॉ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और यूनिफॉर्म सिविल कोड। फ्रेंड्स, इन 8 टॉपिक को तो
आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर ही लें। चलिए लेट्स बिगिन विद द रिवीजन सीरीज। फ्रेंड्स, ये पहला टॉपिक रिलेटेड है स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नेंस से। इस पिछले साल में अगस्त में, नवंबर में, दिसंबर में और मार्च में ऐसे काफी सारे इवेंट्स हुए हैं विच मेक दिस टॉपिक इम्पॉर्टेंट। मणिपुर स्टेट में गवर्नर ने असेंबली सेशन को कन्वीन करने से अपनी असेंट को देने से मना कर दिया था। केरला ने भी अपने गवर्नर के एक्शंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में भी बोला गया कि स्टेट गवर्नर्स जो बिल्कुल डिले करते हैं उनका ये पैटर्न गलत है और मैटर ऑफ कंसर्न है। पंजाब के गवर्नर ने भी काफी सारे क्रूशियल बिल्स को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया। केरला स्टेट ने भी सुप्रीम कोर्ट में पूछा कि वो ऐसे नॉर्म्स स्पेसिफाई करें जिन नॉर्म्स को गवर्नर फॉलो करें व्हेन दे आर रिजर्विंग बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट। और केरला स्टेट एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में गई जब सेंटर ने उनके स्टेट असेंबली के द्वारा पास किए गए बिल्स में से 4 बिल्स को असेंट देने से मना कर दिया। फ्रेंड्स, इस इवेंट से रिलेटेड जो मेजर टॉपिक्स हैं उनकी बात करें तो वो टॉपिक्स हैं गवर्नर ऑफ अ स्टेट, स्टेट लेजिस्लेशन के केस में गवर्नर का रोल ऑफ गवर्नर इन स्टेट लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट का लेजिस्लेटिव रोल और डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। ये क्या डॉक्ट्राइन है, आइए इन टॉपिक्स पर एक बार ब्रीफ में बात करते हैं। ये सभी टॉपिक्स स्टैटिक टॉपिक्स हैं और इनकी डिटेल्स आपको अपनी एम लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएगी। फ्रेंड्स, गवर्नर ऑफ अ स्टेट की बात करें तो गवर्नर इज पार्ट ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर के क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ही मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन और गवर्नर की एज मस्ट बी 35 प्लस। और फ्रेंड्स, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में गवर्नर से रिलेटेड कुछ चेंजेस किए गए थे, जिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये स्पेसिफाई किया गया था कि किसी एक गवर्नर को एक से ज्यादा स्टेट में साइमल्टेनियसली एज अ गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। अ सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर फॉर 2 स्टेट्स। फ्रेंड्स, गवर्नर के टर्म की बात करें तो ऑफिशियली गवर्नर की टर्म होती है 5 साल, बट इट इज सब्जेक्ट टू प्रेसिडेंट्स प्लेजर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी मर्जी से विदाउट कीपिंग इन माइंड द टेन्योर कभी भी किसी भी स्टेट के गवर्नर को अपने ऑफिस से हटा सकते हैं। यानी कि गवर्नर डज नॉट एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर लाइक अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स डू, सच एज मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करें, लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें, फाइनेंशियल पावर्स की बात करें और जुडिशियल पावर्स की बात करें तो फ्रेंड्स, एज पार्ट ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव रोल गवर्नर ऑफ अ स्टेट अपने स्टेट में चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और बाकी और काउंसिल मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं रिस्पेक्टिव स्टेट्स में, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को अपॉइंट करते हैं, उस स्टेट के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट करते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को भी अपॉइंट करते हैं और वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इमरजेंसी रिलेटेड रिकमेंडेशंस भी देते हैं। गवर्नर ऑफ अ स्टेट के लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें तो वो किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को समन करते हैं, प्रोरोग करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। वो अपने स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। वो एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस पर भी डिसाइड करते हैं और बिल्स एंड ऑर्डिनेंस के केसेस में गवर्नर के पास काफी पावर होती है। गवर्नर गिव असेंस टू द बिल्स और गवर्नर ही उन बिल्स को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व भी करते हैं। गवर्नर ऑफ अ स्टेट की फाइनेंशियल पावर्स की बात करें तो गवर्नर मनी बिल्स को हैंडल करते हैं, कंटिजेंसी फंड को भी कंट्रोल करते हैं। गवर्नर अपने स्टेट के फाइनेंस कमीशन को भी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। गवर्नर अपने स्टेट के फाइनेंस कमीशन फॉर पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज को भी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और गवर्नर ऑफ अ स्टेट की जुडिशियल पावर्स की बात करें तो गवर्नर अपने स्टेट में उन लोगों को जो अलग अलग क्राइम्स में कन्विक्टेड होते हैं उनको पार्डन देते हैं, रिप्राइव देते हैं, रिस्पाइट देते हैं या फिर रिमिशन देते हैं। इस टॉपिक पर गवर्नर की पार्डनिंग पावर पर अभी हम डिटेल में भी बात करेंगे। और गवर्नर ऑफ अ स्टेट जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में भी इन्वॉल्व होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं रोल ऑफ अ गवर्नर इन स्टेट लेजिस्लेशन। जब एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा किसी बिल को पास किया जाता है तो उस बिल के कॉन्टेक्स्ट में गवर्नर का क्या रोल होता है। तो फ्रेंड्स, जब किसी बिल को पास किया जाता है
तो वो बिल फिर स्टेट असेंबली से गवर्नर के पास जाता है और उस केस में गवर्नर कैन टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। वो उस बिल को असेंट दे सकते हैं और उस केस में दैट बिल बिकम्स लॉ, या फिर वो उस बिल के केस में अपनी असेंट को विद होल्ड कर सकते हैं और जब वो अपनी असेंट को विद होल्ड करते हैं तब फिर वो बिल एक लॉ नहीं बनता, दैट बिल गोज नोवेयर। तीसरे केस में गवर्नर के पास स्टेट लेजिस्लेशन के केस में जो पावर है वो ये है दैट ही कैन रिटर्न दैट बिल टू द स्टेट असेंबली विद अ मैसेज। पर गवर्नर ऑफ अ स्टेट वो ऐसा रिटर्निंग ऑफ अ बिल नहीं कर सकते अगर वो बिल एक मनी बिल है तो। फ्रेंड्स, और गवर्नर के पास स्टेट लेजिस्लेशन के केस में जो चौथा ऑप्शन होता है वो ये है कि ही कैन रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट। वो ये बोल सकते हैं कि ये बिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा एंड प्रेसिडेंट विल डिसाइड। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं रोल ऑफ अ प्रेसिडेंट इन अ स्टेट लेजिस्लेशन। फ्रेंड्स, अगर वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास किया गया बिल एक मनी बिल है तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास केवल दो ऑप्शन हैं। वो या तो अपनी असेंट को दे सकते हैं या फिर वो अपनी असेंट विद होल्ड कर सकते हैं। पर ऑर्डिनरी बिल के केस में अगर वो बिल एक साधारण बिल है, मनी बिल नहीं है, तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या तो अपनी असेंट दे सकते हैं या फिर अपनी असेंट देने से मना कर सकते हैं, ही कैन रिफ्यूज हिज असेंट। और तीसरे ऑप्शन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस स्टेट के गवर्नर को बोल सकते हैं कि इस बिल को दोबारा से असेंबली के पास वापस भेजा जाए और ये असेंबली फिर उस बिल को रिकंसिडर करे। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को बोलते हैं कि वो उनके द्वारा पास किए गए बिल को रिकंसिडर करें तो उस केस में उस असेंबली के पास रिकंसिडर करने के लिए केवल 6 महीने होते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर दैट स्टेट असेंबली मस्ट रिकंसिडर दैट बिल एंड पास इट अगेन। और अगर वो बिल एक बार फिर से रिकंसिडर करके पास किया जाता है तो फिर प्रेसिडेंट के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि वो अपना असेंट दे। नाउ फ्रेंड्स, यू शुड पे अटेंशन कि पार्लियामेंट के केस में अगर प्रेसिडेंट बिल को पार्लियामेंट को वापस भेजते हैं फॉर रिकंसिडरेशन और पार्लियामेंट रिकंसिडरेशन के बाद उस बिल को फिर से प्रेसिडेंट को भेजती है, देन द प्रेसिडेंट इज बाउंड, देन द प्रेसिडेंट इज ऑब्लिगेटेड टू गिव हिज असेंट। बट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली किसी बिल को रिकंसिडर करके फिर से पास करती है उस केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू गिव हिज असेंट। फ्रेंड्स, इस इवेंट से रिलेटेड ये नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर क्या है। तो फ्रेंड्स, ये डॉक्ट्राइन एक्सप्लिसिट तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन नहीं है, बट आर्टिकल 310 के केस में और आर्टिकल 164 के केस में इट कैन बी इन्फर्ड, दिस डॉक्ट्राइन कैन बी इन्फर्ड। फ्रेंड्स, सिविल सर्विसेज में कोई भी मेंबर, अगर सिविल सर्विसेज में कोई भी मेंबर एम्प्लॉयड है, दैट पर्सन होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और स्टेट सिविल सर्विसेज के केस में जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो एम्प्लॉयज दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। फ्रेंड्स, आर्टिकल 164 के केस में चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर और उस स्टेट में बाकी और जो मिनिस्टर्स हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर हैं, वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स एडवाइस। तो फ्रेंड्स, ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्ड सिविल सर्विसेज के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज के भी जितने एम्प्लॉयज हैं, चीफ मिनिस्टर्स और बाकी और काफी सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स, ये सभी अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर्स ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट के प्लेजर पर बेस्ड हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं गवर्नर से रिलेटेड प्रिलिमिनरी में पूछे गए कुछ पास्ट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में जिसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से कमीशन या कमेटी ने ये सजेस्ट किया था दैट गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड शुड बी अ डिटैच्ड फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक्स और शुड नॉट हैव टेकन पार्ट इन पॉलिटिक्स इन द रीसेंट पास्ट। तो कौन से कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी थी? ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रिलिमिनरी 2019 में और इसका आंसर है सरकारिया कमीशन। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पिछले साल के पॉलिटी एंड गवर्नेंस के
एक और मेजर टॉपिक की, जो है कास्ट बेस्ड सर्वे। और ये इवेंट नवंबर 2023 में काफी चर्चा में था और दिसंबर 2023 में भी काफी चर्चा में था, जब बिहार की गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में इस कास्ट बेस्ड सर्वे को कराया था। और उस सर्वे के रिजल्ट के अकॉर्डिंग फिर अपने स्टेट में कोटा को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था। और फिर होम मिनिस्ट्री ने भी बिहार के इस सर्वे के कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि होम मिनिस्ट्री ने बिहार गवर्नमेंट के सर्वे कराने के स्टेप को कभी ओपोज नहीं किया। फ्रेंड्स, इस इवेंट से रिलेटेड जो मेजर टॉपिक जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। आइए इसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की अगर ब्रीफली बात करें तो इस कास्ट सेंसस को जो मिनिस्ट्री कराती है वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो ये कराती है रूरल एरियाज में। इस सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को अर्बन एरियाज में कराया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। फ्रेंड्स, सेंट्रल लेवल पर, यूनियन गवर्नमेंट के लेवल पर इस सर्वे को आखिरी बार कराया गया था 2011 में, जब सेंसस 2011 कराया गया था। और फिर इस सर्वे की फाइंडिंग को रिलीज किया गया था 2015 में। फ्रेंड्स, ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 ये 1931 के बाद पहला ऐसा कास्ट सेंसस था जो देश में कराया गया था। फ्रेंड्स, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड डिटेल्स इंक्लूडेड थी, इंडिया में ट्रांसजेंडर से रिलेटेड डाटा इंक्लूडेड था। और फ्रेंड्स, इस सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे के डेटा को गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि इस डेटा को यूज किया जाएगा गवर्नमेंट की स्कीम्स और प्रोग्राम्स में, जैसे कि मनरेगा में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत बेनिफिशियरीज डिफाइन करने में, और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना में बेनिफिशियरीज को डिफाइन करने के लिए। फ्रेंड्स, अब हम बिहार स्टेट के द्वारा कराए गए कास्ट सर्वे की फाइंडिंग्स की बात करें। हालांकि ये एक स्टेट बेस्ड टॉपिक है जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डायरेक्टली रिलेवेंट नहीं है। प्रिलिमिनरी में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पर फिर भी मेंस के दौरान जब आप आंसर लिखेंगे तब आप बिहार के इस सर्वे को अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बिहार ने अपने स्टेट में कराए गए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे में ये पता लगाया कि उनके स्टेट में जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं और ओबीसीज हैं, ये दोनों मिलाकर दे रफली कॉन्स्टिट्यूट नियरली 63% ऑफ बिहार्स पॉपुलेशन। फ्रेंड्स, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो नेक्स्ट मेजर इवेंट है जो पिछले साल हुआ है वो है आर्टिकल 370 और उससे रिलेटेड हियरिंग्स। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अगस्त 2023 में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से रिलेटेड पिटिशंस पर हियरिंग शुरू हुई और दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया कि गवर्नमेंट के द्वारा आर्टिकल 370 को रिपील करना ये स्टेप बिल्कुल सही था, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड था। और इस इवेंट से रिलेटेड अब जो टॉपिक है वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में आर्टिकल 370 के कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट ऑन आर्टिकल 370 की। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने हियरिंग में बोला कि 1947 में जब जम्मू एंड कश्मीर ने इंडिया में एक्सीड कर दिया था, उस एक्सेशन के बाद जम्मू एंड कश्मीर डिड नॉट रिटेन एनी सोवरेनिटी, मतलब जम्मू एंड कश्मीर के पास कोई सोवरेनिटी या सुप्रीम अथॉरिटी अपने आप को गवर्न करने की नहीं बची थी, और वो सोवरेनिटी फिर यूनियन ऑफ इंडिया की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में आर्टिकल 370 के कॉन्टेक्स्ट में ये भी बोला कि आर्टिकल 370 जिसने जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया था, ये आर्टिकल 370 टेम्पररी था और ट्रांजिशनल था। और सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में भी ये बोला कि पार्लियामेंट पूरे तरीके से कंपीटेंट है, पार्लियामेंट हैज द फुल अथॉरिटी, पार्लियामेंट हैज द फुल पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट by separating a territory from any other state or by uniting any two or more states। और किसी स्टेट में किसी एरिया को डिवाइड करके उसको यूनियन टेरिटरी भी बनाया जा सकता है। पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। फ्रेंड्स, आई होप आपको आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बारे में पता है।
फ्रेंड्स, अब हम एक बार ब्रीफली बात करते हैं दैट व्हाट इज सोवरेनिटी। फ्रेंड्स, सोवरेनिटी को डिफाइन करें तो सोवरेनिटी इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट टू गवर्न इटसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। मतलब किसी स्टेट की वो अथॉरिटी कि वो अपनी मर्जी से अपने डिसीजन ले पाए, अपनी पॉलिसीज बना पाए, अपने आप को गवर्न कर पाए, इस अथॉरिटी को सोवरेनिटी बोला जाता है। इंडिया अपने आप में एक सॉवरेन नेशन है। इंडियन गवर्नमेंट अगर चाहे तो विद इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स कुछ भी पॉलिसी चेंजेस ले सकती है। इंडिया कैन डू एनीथिंग एंड इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्सेस अप्रूवल। दिस इज द मीनिंग ऑफ सोवरेनिटी। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में ताइवान कंट्री को सॉवरेन नहीं बोला जा सकता। ताइवान अपने डिसीजंस पूरे तरीके से अपने आप नहीं ले सकती। उसके डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइना। इसलिए ताइवान कैनॉट बी कॉल्ड एज सॉवरेन। तो जम्मू एंड कश्मीर ने 1947 में आफ्टर एक्सीडिंग टू इंडिया lost its sovereignty and the sovereignty was transferred to the Indian government. फ्रेंड्स, पिछले साल पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से जो एक और मेजर इवेंट है वो इवेंट है एक्सपल्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फ्रेंड्स, अगस्त 2023 में राहुल गांधी को पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया था और दिसंबर 2023 में एक रिकॉर्ड नंबर में पार्लियामेंट से 146 एमपी को सस्पेंड कर दिया गया था। तो अब इस इवेंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट वो हैं कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं, क्रिमिनल डिफेमेशन क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ मेकर्स के, एमपीज के एक्सपल्शन से रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में एमपीज के एब्सेंस से रिलेटेड क्या बात की गई है। आइए इन टॉपिक्स की बात करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है। तो फ्रेंड्स, प्रिविलेजेस इंग्लिश की एक काफी कॉमन टर्म है। प्रिविलेजेस होता है कोई स्पेशल अथॉरिटी या कोई स्पेशल पावर विच इज एंजॉयड बाय एन इंडिविजुअल। तो फ्रेंड्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दे रेफर टू सर्टेन राइट्स एंड इम्यूनिटीज दैट आर एंजॉयड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू एंश्योर द इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडी। मतलब एमपीज के द्वारा एंजॉय की जाने वाली वो स्पेशल पावर्स जो इंश्योर करती है कि एमपीज अपने काम को बिना किसी रुकावट के कर सके। उन पावर्स को, उन कुछ स्पेसिफाइड रूल्स को पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मेंशन्ड है। इसका आंसर है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 में और आर्टिकल 194 में जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस के कंटेंट से पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को डिफाइन किया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 105 की और आर्टिकल 194 की। फ्रेंड्स, आर्टिकल 105 में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को डिफाइन किया गया है। इस प्रोविजन में बात की गई है एमपीज के द्वारा एंजॉय किए जाने वाले स्पेशल राइट्स की और इम्यूनिटीज की, so that they can discharge their duty effectively. For example, आर्टिकल 105 में बात की गई है कि एमपीज को अरेस्ट नहीं किया जा सकता किसी पार्लियामेंट के सेशन के कन्वीन होने से 40 दिन पहले या फिर कन्वीन होने के 40 दिन बाद। फ्रेंड्स, आप अपनी लक्ष्मीकांत में आर्टिकल 105 के बारे में पढ़ लें। और फ्रेंड्स आर्टिकल 194 में आर्टिकल 105 की तरह ही बात की गई है। कुछ पावर्स, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज को डिफाइन किया गया है स्टेट लेजिस्लेचर्स के केस में। फ्रेंड्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की एक बार ब्रीफ में बात करें सो दैट यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो वो बात होगी फॉर एग्जाम्पल एमपीज, उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है ताकि वो पार्लियामेंट में अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकें, डिबेट कर सकें या फिर स्पीच दे सके बिना इस डर के कि पार्लियामेंट से बाहर सुप्रीम कोर्ट में या किसी और कोर्ट में उन पर किसी तरीके का केस किया जा सकता है। कोई भी एमपी पार्लियामेंट में या फिर एमएलए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर कुछ भी बोलता है तो उस व्यक्ति पर पार्लियामेंट से बाहर या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से बाहर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। अगर उसके स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई लीगल एक्शन लिया जाना है तो वो एक्शन लिया जाएगा
पार्लियामेंट के स्पीकर के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के द्वारा। अगर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स अपनी मर्जी से कुछ भी बोलते हैं, किसी को भी वोट देते हैं या फिर अपनी ड्यूटी के दौरान कुछ भी ऐसा काम करते हैं, उनके इन एक्शन के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। पर फ्रेंड्स, ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एब्सोल्यूट नहीं है। ये एमपीज, इन पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है अगर वो कुछ ऐसा एक्शन लेते हैं, अगर वो कोई ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जो कि इलीगल है और वो स्टेटमेंट या एक्शन लिया गया है पार्लियामेंट के बाहर। पार्लियामेंट के बाहर ये व्यक्तिज, एमपीज या फिर एमएलएज अपने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को एंजॉय नहीं करते। फ्रेंड्स, आप आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 को एक बार पढ़ लें। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं क्रिमिनल डिफेमेशन की, जिस क्रिमिनल डिफेमेशन के चार्जेस पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी को पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 499 में, अब फ्रेंड्स ये इंडियन पीनल कोड, इसको रिप्लेस कर दिया गया है भारत न्याय संहिता से। अब इस डिटेल पर भी हम बात करेंगे जब हम अपने रिवीजन सीरीज में पार्लियामेंट की बात करेंगे। तो आईपीसी के सेक्शन 499 में ऐसी स्टेटमेंट्स जो डिफेमेटरी है, जो किसी को डिफेम करती है, किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसी स्टेटमेंट्स देने को क्रिमिनलाइज किया गया है। और अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैंने किसी को डिफेम तो किया है पर फिर भी मैंने सच बोला है, तो भी वो व्यक्ति क्रिमिनल डिफेमेशन के चार्जेस में लायबल होगा। ये क्रिमिनल डिफेमेशन एक कॉग्निसेबल ऑफेंस है। कॉग्निसेबल ऑफेंस होने का मतलब है कि किसी व्यक्ति को क्रिमिनल डिफेमेशन के चार्जेस में अरेस्ट किया जाता है विदाउट अ वारंट। और क्रिमिनल डिफेमेशन के केस में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो है 2 साल। और 2 साल ही एक ऐसी लिमिट है जब किसी एमपी को अगर 2 साल से ज्यादा की टर्म में कन्विक्ट किया जाता है, देन दैट एमपी loses his membership from the parliament with immediate effect। तो राहुल गांधी को क्रिमिनल डिफेमेशन के चार्जेस में 2 साल की सजा दी गई थी और इसी वजह से उनको पार्लियामेंट से भी सस्पेंड कर दिया गया था। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट में भी ओवर द पीरियड क्रिमिनल डिफेमेशन से रिलेटेड कुछ मेजर ऑब्जर्वेशन की गई है। अगर उनकी बात करें तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट में इन द पास्ट आईपीसी के इस सेक्शन 499 को, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चैलेंज को स्ट्राइक डाउन कर दिया, ये बोलकर कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल 21 लोगों को एक राइट टू रेपुटेशन देता है और ये राइट टू रेपुटेशन प्रोवाइड करता है ये क्रिमिनल डिफेमेशन। फ्रेंड्स, अब हम बात करते कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई होने से रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं। तो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 102 में एमपीज के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्राइटेरियाज मेंशन्ड हैं। वो क्राइटेरियाज हैं, वो कंडीशंस हैं जो किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई कर सकती हैं। वो हैं, इफ दैट एमपी होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, या फिर उस एमपी को किसी क्राइम के केस में 2 से ज्यादा साल की सजा दी गई है, जो हुआ था राहुल गांधी के केस में। अगर वो एमपी अनसाउंड ऑफ माइंड है, अगर वो एमपी अपनी इंडियन सिटीजनशिप को लूज कर देता है, अगर वो एमपी हाउस से रिजाइन कर देता है, या फिर कुछ स्पेशल केस में जब हाउस का स्पीकर डिसाइड करे कि इस एमपी को सस्पेंड किया जाना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल डिफेक्शन के केस में या फिर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के केस में। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में एमपीज के एब्सेंस से रिलेटेड क्या प्रोविजन है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात की गई है कि कितने टाइम तक एमपीज एब्सेंट हो सकते हैं फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस विदाउट बीइंग डिस्क्वालिफाइड। तो फ्रेंड, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 190 में बोला गया है कि अगर कोई मेंबर हाउस से विदाउट अ नोटिस एब्सेंट है 60 से ज्यादा दिनों के लिए, तो फिर स्पीकर के द्वारा ये डिक्लेयर किया जा सकता है कि दैट एमपी हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम द पार्लियामेंट, हैज बीन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द पार्लियामेंट एंड हिज सीट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वेकेंट। फ्रेंड्स, ये पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज हैं जो पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 की बात की गई है और बोला गया है कि उस एक्ट में कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो किसी एमपी को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से डिस्क्वालीफाई होने के केस में इम्यूनिटी देते हैं। तो ये ऑप्शन सही है। अब दूसरा ऑप्शन है कि इस एक्ट को 5 बार अमेंड किया जा चुका है
और तीसरा ऑप्शन जो सबसे इजी ऑप्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन किया गया है। क्या ये बात सही है? तो फ्रेंड्स, ये तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है एंड वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट इट। कॉन्स्टिट्यूशन में इन मोस्ट केस हार्ड डेफिनेशंस नहीं दी गई हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन नहीं करता। सो नाउ दैट वी आर श्योर दैट स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट, हम डी को एलिमिनेट कर सकते हैं, सी को एलिमिनेट कर सकते हैं और बी को एलिमिनेट कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज ए 1 एंड 2। फ्रेंड्स, ये पार्लियामेंट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बात की गई है कि वो कौन सी पार्लियामेंट की कमेटी है जो पार्लियामेंट में रिपोर्ट्स को स्क्रूटिनाइज करती है, पार्लियामेंट को पावर देती है रेगुलेशन बनाने की, रूल्स बनाने की, सब रूल्स बनाने की या फिर बाय लॉज बनाने की। तो इसका सही आंसर है बी, कमेटी ऑन सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। फ्रेंड्स, आप पार्लियामेंट की कमिटीज के बारे में भी पढ़ लें, चाहे वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो, एस्टिमेट्स कमेटी हो या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स की स्टैंडिंग कमिटीज हो। ये सभी इंफॉर्मेशन आपको अपनी लक्ष्मीकांत में मिल जाएगी। डू स्टडी अबाउट कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट। फ्रेंड्स, ये एक और क्वेश्चन जो पार्लियामेंट से ही रिलेटेड है। इसमें बात की गई है 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की और बोला गया है कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है किसी भी लॉ को 9th शेड्यूल में प्लेस करने की। और फिर सेकंड स्टेटमेंट में बोला जाता है कि अगर किसी लॉ को 9th शेड्यूल में प्लेस किया जाता है तो उस लॉ का कोई भी कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, इसमें पहली स्टेटमेंट सही है और दूसरी स्टेटमेंट क्लियर तरीके से गलत है। द कोर्ट हैज अथॉरिटी टू जुडिशियल रिव्यू एनीथिंग। तो इसका सही आंसर है ए, ओनली 1। फ्रेंड्स, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का ये नेक्स्ट इवेंट रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर से। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये न्यूज में मेंशन हुआ था अप्रैल 2023 में और फिर अगस्त 2023 में। अप्रैल 2023 में जब 1973 में दी गई लैंडमार्क केशव नंदा भारती जजमेंट ने 50 साल पूरे कर लिए थे, व्हेन इट कंप्लीटेड 50 इयर्स। और फिर अगस्त 2023 में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक माइनर तरीके से मेंशन किया गया था, जब फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई बोलते हैं कि द आइडिया ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिबेटेबल। तो इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इस इवेंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो हैं, पहला, केशव नंदा भारती जजमेंट की उस वर्डिक्ट में किन किन मेजर प्रेसिडेंट्स को सेट किया गया था, और फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। लेट्स टॉक अबाउट द केशव नंदा भारती जजमेंट। तो फ्रेंड, इस जजमेंट को दिया गया था ईयर 1973 में ड्यूरिंग इंदिरा गांधीज टेन्योर। ये केस रिलेटेड था केरला स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने वाले एक कंपलसरी लैंड एक्विजिशन से और उस लैंड एक्विजिशन को किए गए चैलेंज से, ये बोलकर कि ये लैंड एक्विजिशन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 और आर्टिकल 31 को वायलेट करता है। तो बात करते हैं कि इस केशव नंदा भारती जजमेंट में किन किन प्रेसिडेंट्स को सेट किया गया था। तो इस जजमेंट में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया को मेंशन किया था और आउटलाइन किया था। अब इस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, वील शॉर्टली टॉक अबाउट इट। और इस केशव नंदा भारती जजमेंट केस को एक 13 जज के बेंच ने हेयर किया था, जो कि तब तक का लार्जेस्ट बेंच साइज था। इस जजमेंट में 24th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन को भी एग्जामिन किया गया था और बोला गया था कि ये अमेंडमेंट पूरे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल है और लीगल है। 24th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्व किया जाता है कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने की पूरी पावर है। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी और ऑल ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स, बट as long as the basic structure of the constitution is not altered। और इस वर्डिक्ट का जो एक और मेजर आउटकम था वो था सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स दैट प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल को भी अमेंड किया जा सकता है। और प्रीएम्बल को फ्रेंड्स अमेंड किया भी जा चुका है। इंदिरा गांधी के टेन्योर के दौरान जब कॉन्स्टिट्यूशन में
सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड्स को ऐड किया गया था। और फिर 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अटल बिहारी वाजपेयी के टेन्योर के दौरान। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो फ्रेंड्स, केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट में ये वर्डिक्ट दिया जाता है कि पार्लियामेंट के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है, चाहे वो प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स हो, प्रिएम्बल हो या कोई भी पार्ट हो। बट द ओनली थिंग दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ इज कि पार्लियामेंट इन अमेंडमेंट के थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ऑल्टर नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, ओवर द ईयर्स इस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन भी इवॉल्व हुई है और इस डेफिनेशन में जो जो एडिशंस हुए हैं वो हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं। वो हैं सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, इंडिया की पॉलिटी का एक सेक्युलर कैरेक्टर, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, इंडिया का फेडरल कैरेक्टर, इंडिया की sovereignty, unity and integrity of the nation, directive principles of state policy, equality of status and opportunity, securing individual freedoms, mandate to build a welfare state, parliamentary democracy और आखिरी रूल ऑफ लॉ। अब फ्रेंड्स, ये लिस्ट पूरे तरीके से एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब ये एक इवॉल्विंग लिस्ट है। सुप्रीम कोर्ट में फ्यूचर में और जजमेंट्स में ये हो सकता है कि इस बेसिक स्ट्रक्चर में और कंपोनेंट्स को भी ऐड कर दिया जाए, पर आप इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें एंड गेट एन आइडिया ऑफ दिस कंसेप्ट। फ्रेंड्स, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के पहले ऑप्शन में बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये डिफाइन किया गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर की क्या डेफिनेशन है, और बोला गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर में फेडरलिज्म इंक्लूडेड है, सेक्युलरिज्म इंक्लूडेड है, फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड है और डेमोक्रेसी इंक्लूडेड है। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट पूरे तरीके से गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड हार्ड डेफिनेशंस बहुत कम मेंशन्ड है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया तो 1973 में ही इवॉल्व हुआ है। तो कैसे हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही इस बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया हो। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जुडिशियल रिव्यू को प्रोवाइड किया गया है टू सेफगार्ड सिटीजन्स की लिबर्टी एंड प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जुडिशियल रिव्यू एक्सप्लिसिट तरीके से इस टर्म के साथ मेंशन्ड नहीं है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, नीदर 1 नॉर 2। डिफिकल्टी के पर्सपेक्टिव से ये एक इजी क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट इवेंट रिलेटेड है साइमल्टेनियस इलेक्शन से, और ये साइमल्टेनियस इलेक्शन का टॉपिक पिछले साल ओवर द पीरियड रेगुलरली रिपीट हुआ है। पिछले साल सितंबर में गवर्नमेंट के द्वारा एक पैनल बनाया गया टू स्टडी द टॉपिक ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। इस पैनल को हेड किया था इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने, और फिर मार्च 2023 में, यानी कि पिछले ही महीने, इस पैनल ने अपनी रिकमेंडेशन को सबमिट किया और बोला कि देश में साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस की, जो कि प्रिलिमिनरी के पर्सपेक्टिव से तो डायरेक्टली रिलेवेंट नहीं है, बट मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात करें तो इंडिया में जब पहले 4 जनरल इलेक्शंस हुए थे, 1952 में, 1957 में, 1962 में और 1967 में, तब इस देश में इलेक्शंस साइमल्टेनियस तरीके से ही हुए थे। पूरे देश में लोकसभा के इलेक्शन और हर एक स्टेट के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन एक साथ हुए थे। पर फिर उसके बाद 1967 के बाद कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जब लोकसभा को प्री मैच्योर तरीके से डिसॉल्व कर दिया गया। प्री मैच्योर डिसोल्यूशन का मतलब है लोकसभा के अपने 5 साल के टर्म पूरा करने से पहले डिसॉल्व कर दिया जाना किसी भी रीजन से। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट जब अपनी मेजॉरिटी लूज कर दे या कोई और रीजन हो जाए उस वजह से। तो 1967 के बाद जब लोकसभा को प्री मैच्योर तरीके से डिसॉल्व कर दिया गया, उसके बाद ये लोकसभा के इलेक्शन की और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन की
सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ गई, विच लेड टू स्टैगर्ड इलेक्शन, अलग अलग समय पे इलेक्शन। और फिलहाल तो देश में इलेक्शंस पूरे तरीके से स्टैगर्ड हैं। तो अब एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि देश में साइमल्टेनियस इलेक्शन हो, इसका केस क्या है, व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन के मत में जो पहला केस है वो है कॉस्ट रिडक्शन। फ्रेंड्स, जनरल इलेक्शन करने में लगभग 4,000 करोड़ रुपए लगते हैं, और फिर हर साल जब अलग अलग इलेक्शन होते हैं उससे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ता है। दूसरा रीजन है गवर्नेंस इन पॉलिसी मेकिंग। फ्रेंड्स, जब इलेक्शन होते हैं तब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, गवर्नमेंट्स और पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेन मोड में चली जाती है, और पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन अस्थायी रूप से बंद हो जाती है। साइमल्टेनियस इलेक्शन करने का तीसरा मेजर रीजन है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। फ्रेंड्स, जब इलेक्शन होते हैं इस पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को ब्यूरोक्रेसी हैंडल करती है। सिविल सर्विसेज के अलग अलग ऑफिसर्स दे ओवरसी दिस प्रोसेस, और साइमल्टेनियस इलेक्शंस के केस में ये ऑफिसर्स फिर पॉलिसी मेकिंग पर अपना ध्यान दे पाएंगे। और देश में साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने का चौथा मेजर रीजन है सोशल कोहेजन, मतलब समाज में प्यार और भाईचारा। क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस में जो कैंपेन्स होते हैं वो आमतौर पर पोलराइजिंग होते हैं। उनके मुद्दे ऐसे होते हैं कि वो समाज को दो वर्गों में या और अलग अलग वर्गों में डिवाइड कर देते हैं टू गेट द वोट्स। तो पूरे देश में हर साल जब इलेक्शंस होते हैं तो इस इलेक्शन प्रोसेस से ये सोशल कोहेजन कमजोर होता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने से रिलेटेड चैलेंजेस क्या जुड़े हैं। तो फ्रेंड्स, इसका पहला रीजन है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, और एक फेडरल सिस्टम में स्टेट्स और यूनियन के पास अपनी अपनी अथॉरिटी होती है। साइमल्टेनियस इलेक्शन कराए जाने के चैलेंज से जुड़ा जो दूसरा मेजर मुद्दा है वो ये है कि इन साइमल्टेनियस इलेक्शन में जब लोकसभा के इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन एक साथ कराए जाएं, इस केस में ये हो सकता है कि दिस कुड ओवरशैडो रीजनल एंड स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज। मतलब इन इलेक्शन में हाई चांसेस हैं कि रीजनल लेवल के जो इश्यूज हैं वो दब जाएं, और नेशनल पार्टीज को भी साइमल्टेनियस इलेक्शन के केस में एक एडवांटेज है, विच इज नॉट वेरी हेल्दी फ्रॉम द डेमोक्रेटिक परस्पेक्टिव। फ्रेंड्स, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जुड़ा जो नेक्स्ट मेजर इवेंट है जो एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो है इंडिया वर्सेस भारत। और ये न्यूज में था सितंबर 2023 में, जब इंडिया ने G20 लीडर्स समिट को होस्ट किया था, और इनविटेशन लेटर्स में इंडिया को रिप्लेस कर दिया गया था भारत से, और जहां पर भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया था उस इंडिया टर्म को भारत से रिप्लेस कर दिया गया था। यू कैन इवन सी दिस इन दिस इमेज। प्राइम मिनिस्टर के इस इमेज में उनके कंट्री नेम प्लेट पर इंडिया की जगह पर भारत मेंशन्ड है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इस इवेंट से रिलेटेड जो टॉपिक है वो है आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। फ्रेंड्स, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है, इसका सब्जेक्ट है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और आर्टिकल 1 के फर्स्ट प्रोविजन में बोला गया है इंडिया दैट इज भारत शाल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंगली कॉन्स्टिट्यूशन की जो ऑफिशियल हिंदी ट्रांसलेशन है उस हिंदी ट्रांसलेशन के आर्टिकल 1 के फर्स्ट प्रोविजन में बोला गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो फ्रेंड्स, यू कैन नोटिस इंग्लिश ट्रांसलेशन में इंडिया वर्ड को पहले यूज किया गया है और भारत वर्ड को बाद में, पर कॉन्स्टिट्यूशन की ऑफिशियल हिंदी ट्रांसलेशन में भारत वर्ड को पहले यूज किया गया है और इंडिया वर्ड को बाद में। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस बोथ भारत एंड इंडिया एज सिनोनिम्स। इंग्लिश वर्जन में इंडिया को पहले प्राइमेसी दी गई है और हिंदी वर्जन में भारत को पहले प्राइमेसी दी गई है। तो इंडिया और भारत दोनों ही सही नाम है, कोई भी नाम गलत नहीं है। They can be used interchangeably. This is the gist of Article 1 of the Constitution. From the perspective of this news event, you should keep this in mind.
फ्रेंड्स, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से जो नेक्स्ट मेजर इवेंट हुआ है वो रिलेटेड है नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड से। हालांकि ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक माइनर इवेंट है, बट सिंस वी आर नॉट स्किपिंग एनीथिंग, वी आर कवरिंग दिस एज वेल। ये न्यूज में था सितंबर 2023 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था दैट सुप्रीम कोर्ट हैज जॉइंड द नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड। अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड की। तो फ्रेंड्स, ये नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड एक टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव है। ये एक ऑनलाइन डाटाबेस है जिस डेटाबेस में इंक्लूडेड है कोर्ट के द्वारा दिए गए ऑर्डर्स, जजमेंट्स, अलग अलग केस की डिटेल्स, और ये सभी डिटेल्स इंक्लूडेड हैं इंडिया में एग्जिस्ट करने वाले 18,735 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सबऑर्डिनेट कोर्ट से, हाई कोर्ट से और अब सुप्रीम कोर्ट से भी। फ्रेंड्स, ये नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड इंडियन गवर्नमेंट के ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट का पार्ट है। इंडिया के सभी हाई कोर्ट इस नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के साथ इंटीग्रेटेड हैं एंड इट सर्व्स एज अ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। इस ऑनलाइन पोर्टल की मदद से कोई भी व्यक्ति किसी भी केस की डिटेल्स को मॉनिटर कर सकता है, अपने केस के स्टेटस को देख सकता है, मैनेज कर सकता है और आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसका केस अभी किस स्टेज पर है। इस डेटा से इंडिया की जुडिशरी की हेल्थ का भी पता चलता है, विच कैन हेल्प इन मेकिंग पॉलिसी डिसीजंस। फ्रेंड्स, इस साल की पॉलिटी एंड गवर्नेंस के प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से जो नेक्स्ट मेजर इवेंट जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो है पार्लियामेंट के द्वारा किया गया कोटा एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन द पार्लियामेंट। फ्रेंड्स, ये न्यूज में था सितंबर 2023 में, जब सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए 104th अमेंडमेंट एक्ट को, जो अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पास किया गया था, इस 104th अमेंडमेंट एक्ट को एग्जामिन किया गया था। फ्रेंड्स, 2019 में पास किए गए इस 104th अमेंडमेंट एक्ट में पार्लियामेंट में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया था 2030 तक। और फिर सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में इस 104th अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था, विच द सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन्ड। अब एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, जिसको पास किया गया था 2019 में। फ्रेंड्स, जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड एंड एनैक्टेड, तब इंडिया के पार्लियामेंट में जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिजर्वेशन दी गई थी, वो रिजर्वेशन थी केवल 10 सालों के लिए, और इस रिजर्वेशन को प्रोवाइड किया गया था आर्टिकल 334 में, इन द आर्टिकल 334 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। पर फ्रेंड्स, फिर सब्सिक्वेंटली ओवर द पीरियड्स इस आर्टिकल 334 को फिर कई बार अमेंड किया गया। इट वॉज अमेंडेड मल्टीपल टाइम्स। जिस अमेंडमेंट में पार्लियामेंट में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की जो रिजर्वेशन है, उसकी डेडलाइन को कई बार एक्सटेंड किया गया है, और ये लेटेस्ट एक्सटेंशन थी 2019 में, जिस एक्सटेंशन को किया गया था 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इस 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की पार्लियामेंट में रिजर्वेशन की डेडलाइन को बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया था। मतलब साल 2030 तक पार्लियामेंट में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए सीट्स रिजर्व्ड रहेंगी। पर इस 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइडेड थी, इस रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया था। मतलब पार्लियामेंट में 2019 के बाद से एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज के लिए जो एक सीट रिजर्व्ड होती थी, वो रिजर्वेशन अब नहीं है। फ्रेंड्स, आई मस्ट एम्फसाइज कि आपके लिए ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप सभी मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स को पढ़ लें। ये डिटेल्स विकिपीडिया पर अच्छे तरीके से कंसाइसली मेंशन्ड है। आप पिछले रीसेंट टाइम में पास किए गए सभी मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स को पढ़ लें, और फिर हिस्टोरिकली जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैं, जिस तरीके से फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd, 44th, 86th, 7th वगैरह, इन सब को भी आप पढ़ लें।
फ्रेंड्स, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से जो नेक्स्ट मेजर सीरीज ऑफ इवेंट है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। ये पिछले साल रेगुलरली न्यूज में रहा है। ये न्यूज में था सितंबर 2023 में और फिर जनवरी 2024 में भी। ये न्यूज में था महाराष्ट्र स्टेट असेंबली के कॉन्टेक्स्ट में, जहां पर शिवसेना पार्टी के स्प्लिट के बाद वहां के स्पीकर पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इन एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स को हेड करें और अपना जजमेंट दें। पर महाराष्ट्र स्टेट असेंबली के स्पीकर इस डिसीजन पर अपना वर्डिक्ट नहीं दे रहे थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्टेट असेंबली के स्पीकर को ऑर्डर दिए कि वो जल्द से जल्द इन प्रोसीडिंग्स को हेड करें, अपना वर्डिक्ट दें। और फिर जनवरी 2024 में महाराष्ट्र स्टेट असेंबली के स्पीकर बोलते हैं कि शिवसेना का वो ग्रुप, जिस ग्रुप को एकनाथ शिंदे हेड करते हैं, वो ग्रुप रियल शिवसेना है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी स्टेट असेंबली के पर्सपेक्टिव से बात। पर ये एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स, ये एंटी डिफेक्शन लॉ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज ऑफ इवेंट से जुड़े जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स हैं एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स, विप क्या होता है, और एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए मेजर वर्डिक्ट्स। आइए इनकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के 52nd अमेंडमेंट एक्ट से और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 102 से ये कंडीशंस मेंशन्ड हैं, ये ग्राउंड्स मेंशन्ड हैं which provides for the disqualification of the members of parliament and state legislative assembly। फ्रेंड्स, डिफेक्शन की बात करें तो कि डिफेक्शन क्या होती है। डिफेक्शन एक एक्शन होता है जब किसी भी पार्टी का एक मेंबर जिस सीट से वो उस हाउस में सेलेक्टेड है, वो उस पार्टी के इंटरेस्ट को छोड़कर किसी और पार्टी के इंटरेस्ट को फॉलो करे, इसको डिफेक्शन बोलते हैं। और 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है इफ ही, अगर वो जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो मेंबर सेलेक्टेड है, फॉर एग्जांपल अगर एक मेंबर भारतीय जनता पार्टी से सेलेक्टेड है या फिर वो मेंबर कांग्रेस से सेलेक्टेड है, वो अपने सेलेक्टेड होने के बावजूद अपनी मेंबरशिप को, अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को गिव अप करते, वो बोले कि मैं इस पार्टी से बिलोंग नहीं करता, तो फिर दैट मेंबर वुड बी कंसिडर्ड एज डिस्क्वालिफाइड। उसकी लोकसभा की सीट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। या फिर अगर उस मेंबर को ऑर्डर दिए जाते हैं, उसको बोला जाता है कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इस मुद्दे पर उस मेंबर को ये वोट करना है, और अगर वो उन डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता, वो वोट नहीं करता या फिर किसी और चीज के लिए वोट करता है, किसी और ओपिनियन पे वोट करता है, तो भी उस मेंबर को डिस्क्वालिफाइड कंसीडर किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और अगर वो इंडिपेंडेंट सीट से सेलेक्ट हुआ कैंडिडेट, मतलब अगर कोई मेंबर किसी भी पार्टी से सेलेक्ट नहीं हुआ है, उसने इलेक्शन इंडिपेंडेंट तरीके से लड़ा है, अपने इलेक्शन के बाद अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, चुने जाने के बाद अगर कोई मेंबर बोलता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करूंगा, मैं आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करूंगा, मैं बीजू जनता दल को ज्वाइन करूंगा, तो ऐसे अगर वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो भी उसको डिस्क्वालिफाइड कंसीडर किया जाएगा। फ्रेंड्स, पर यू मस्ट पे अटेंशन कि अगर कोई मेंबर नॉमिनेटेड है, उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने या गवर्नर ने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में नॉमिनेट किया है, तो उस मेंबर के पास 6 महीने का टाइम होता है। दैट मेंबर हैज 6 months कि वो अपने नॉमिनेशन के 6 महीने के अंदर अंदर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो कर सकता है, और ऐसा करने से उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। बट अगर वो व्यक्ति 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, देन दैट पर्सन वुड बी कंसीडर्ड एज डिस्क्वालीफाइड। नाउ फ्रेंड्स, इन एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग से रिलेटेड कुछ एक्सेप्शंस हैं। देयर आर सम एक्सेप्शंस टू एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स। वो पहला एक्सेप्शन है मर्जर। तो फ्रेंड्स, मर्जर के केस में मर्जर क्या होता है? अगर एक पॉलिटिकल पार्टी में 100 मेंबर्स हैं, अगर उस पॉलिटिकल पार्टी के 10 मेंबर्स बोलते हैं कि हम किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उस 100 मेंबर की पार्टी के
10 मेंबर्स अगर स्प्लिट होते हैं, अलग होते हैं, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो ऐसा करने से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो अपनी मेंबरशिप को ही लूज कर देंगे। पर अगर उस 100 मेंबर की पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर्स, 2/3 मेंबर्स, यानी कि रफली 67 मेंबर्स बोलते हैं कि हम अपनी इस ओरिजिनल पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उस केस में इस एक्शन को मर्जर बोला जाता है। और इस केस में, इस 2/3 की मेजॉरिटी से लिए गए डिसीजन के केस में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता, डिफेक्शन डज नॉट अप्लाई। फ्रेंड्स, इनिशियली पॉलिटिकल पार्टीज के पास एक स्प्लिट की एक्सेप्शन भी थी। स्प्लिट के केस में अगर 1/3 मेंबर्स अपनी पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तब भी डिफेक्शन नहीं कहलाता था। पर इस स्प्लिट के प्रोविजन को 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 की मदद से कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया। फ्रेंड्स, एंटी डिफेक्शन लॉ में एक और जो माइनर एक्सेप्शन है वो ये है कि अगर कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब या तो पार्लियामेंट में स्पीकर या किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर, बोलता है कि क्योंकि मैं एक स्पीकर हूं, मैं एक एम्पायर हूं और मैं न्यूट्रल रहने के लिए चाहता हूं कि मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग ना करूं, वो अगर अपनी पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ता है, तो सिर्फ स्पीकर्स के केस में, यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के केस में, दैट पर्सन वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज डिस्क्वालिफाइड। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि व्हिप क्या होता है। व्हिप किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है? फ्रेंड्स, एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स के केस में जब किसी मेंबर को पार्टी के द्वारा डायरेक्शन दी जाती है, किसी मेंबर को बोला जाता है कि हम पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इस बिल को प्रेजेंट कर रहे हैं और आपको अब ये ऑर्डर दिए गए हैं कि आपको इस बिल को सपोर्ट करना है, तो ये ऑर्डर कौन देता है? ये ऑर्डर जो व्यक्ति देता है, उस व्यक्ति को जनरली व्हिप बोला जाता है। और अगर व्हिप के डायरेक्शंस को फॉलो ना किया जाए, तो फिर उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सो, टू डिफाइन व्हिप, व्हिप इज अ पार्टी ऑफिशियल who is responsible for ensuring that members हाउस की प्रोसीडिंग्स को अटेंड करें और उनको जो ऑर्डर दिए गए हैं उन ऑर्डर्स को फॉलो करें और वही वोट करें, ताकि उनकी पार्टी डिसिप्लिन में रहे। पार्टीज डिसिप्लिन कैन बी एनफोर्स्ड। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई कुछ मेजर जजमेंट्स की। तो फ्रेंड्स, पहली जजमेंट है 1992 में दी गई किहोतो होलोहान वर्सेस तशीलू जजमेंट। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स के केस में जिन प्रोसीडिंग्स को हेड करते हैं, डिसाइड करते हैं स्पीकर ऑफ द हाउस, तो स्पीकर जो भी डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है। मतलब महाराष्ट्र स्टेट असेंबली के स्पीकर ने जो बोला है कि शिवसेना का वो ग्रुप जिसको एकनाथ शिंदे हेड करते हैं, अब महाराष्ट्र स्टेट असेंबली के स्पीकर के इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है, विच हैज बीन डन। और फ्रेंड्स, एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग से जुड़ी जो सेकंड मेजर जजमेंट है जिसको दिया गया था 2020 में, ये भी एक मेजर जजमेंट है। फ्रेंसिस केशम मेघचंद्रा सिंह जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 10th शेड्यूल से रिलेटेड जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, स्पीकर के पास नॉर्मली उन प्रोसीडिंग्स को पूरा करने के लिए 3 महीने का समय है। अब फ्रेंड्स, ये जजमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में स्पीकर्स किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और फिर वो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इन प्रोसीडिंग्स पर कोई भी एक्शन नहीं लेते, दे जस्ट सिट ऑन द फाइल्स। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्पीकर के पास 3 महीने का समय है कि वो इन प्रोसीडिंग्स को हेड करें और अपना जजमेंट दें। फ्रेंड्स, ये एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड यूपीएससी प्रिलिमिनरी में पहले पूछा गया एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इंडिया के एंटी डिफेक्शन लॉ के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स सही है। तो इसकी पहली स्टेटमेंट है कि एक नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर के केस में दैट नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर cannot join any political party within 6 months of being appointed to the house
और ये स्टेटमेंट गलत है। हमने इस पर बात भी की है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स के केस में उनके पास 6 ही महीने का टाइम होता है। अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन के सेकंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि इस लॉ में कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस केस पर जजमेंट दे, जो कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस लॉ में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स पर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, 2 ओनली। डिफिकल्टी के पर्सपेक्टिव से ये भी एक इजी क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के प्रिपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो नेक्स्ट मेजर इवेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो है डिले बाय गवर्नमेंट इन डूइंग द जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। और ये इवेंट भी पिछले साल काफी बार न्यूज में था। सितंबर 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्व किया गया कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को जो नाम देता है फॉर द अपॉइंटमेंट्स, उन नाम पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। फ्रेंड्स, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इस न्यूज इवेंट से रिलेटेड जो मेजर टॉपिक है वो है कोलिजियम सिस्टम और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू हाई कोर्ट्स। आइए इसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 217 में ये प्रोविजन मेंशन्ड है, जिन प्रोविजन में बात की गई है कि किसी व्यक्ति को किसी हाई कोर्ट के जज पे अपॉइंट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, हाई कोर्ट में जब किसी जज को अपॉइंट किया जाता है, दैट अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट वो अपॉइंटमेंट करते हैं और अपॉइंटमेंट करने से पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करते हैं, उस रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के स्टेट गवर्नर से भी कंसल्ट करते हैं और उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी कंसल्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आर्टिकल 222 में बात की गई है ट्रांसफर ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर की, और बोला गया है दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जब किसी जज को ट्रांसफर किया जाता है, वो ट्रांसफर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं और उस ट्रांसफर करने से पहले प्रेसिडेंट कंसल्ट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, हाई कोर्ट के जजेस के टेन्योर की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट के जजेस के टेन्योर पर कोई बात नहीं की गई है, इट हैज नॉट बीन फिक्स्ड। पर सिर्फ ये बोला गया है कि हाई कोर्ट के जजेस दे होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 62 ईयर्स, मतलब 62 साल के बाद वो जजेस रिटायर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल की बात करें तो हाई कोर्ट के जजेस रिमूव किए जाते हैं उसी प्रोसेस से जो रिमूवल प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, और उस रिमूवल का ग्राउंड्स है, उस रिमूवल के रीजन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, वो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी। अब ये डिटेल्स आप आर्टिकल 217, आर्टिकल 222 और रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के रिमूवल का जो प्रोसेस है, पार्लियामेंट में जो प्रोसीजर है, पार्लियामेंट में जब रेजोल्यूशन को पास किया जाता है, फिर उस रेजोल्यूशन को एग्जामिन किया जाता है, फिर उस रेजोल्यूशन पर वोट होता है और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर दिया जाता है इफ द रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय द मेजॉरिटी। तो इन डिटेल के बारे में भी आप अपनी पॉलिटी एंड गवर्नेंस से पढ़ लें। फ्रेंड्स, इस सीरीज ऑफ इवेंट से जो नेक्स्ट मेजर रिलेटेड टॉपिक है वो है कोलिजियम सिस्टम। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम में जो कॉम्पोजिशन होती है वो होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके बाद नेक्स्ट 4 सीनियर मोस्ट जजेस। कोलिजियम एक ग्रुप होता है जिसमें 5 व्यक्ति होते हैं, 5 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। कोलिजियम को हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जो नेक्स्ट 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं वो कोलिजियम में इंक्लूडेड होते हैं, और ये कोलिजियम ग्रुप यूनानिमस तरीके से आपस में सहमति के बाद अलग अलग नाम को कंसीडर करता है और फिर उन नाम को सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए या फिर हाई कोर्ट के जजेस के लिए रिकमेंड करता है। फ्रेंड्स, कोलिजियम सिस्टम के ओरिजिन और कंपोजिशन की बात करें तो दिस कोलिजियम इज बोर्न आउट ऑफ ईयर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये कोलिजियम सिस्टम ओरिजिनल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट ये एक जुडिशियल इनोवेशन है
इसको जुडिशरी ने खुद इनोवेट किया है। इससे पहले जो अपॉइंटमेंट का तरीका था वो अलग था। तब अपॉइंटमेंट होता था यूनियन के डिस्क्रेशन से, पर सुप्रीम कोर्ट में ये ऑब्जर्व किया गया दैट क्योंकि जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, तो अपॉइंटमेंट्स भी इंडिपेंडेंट तरीके से ही होने चाहिए, और इसीलिए कोलिजियम सिस्टम को इनोवेट किया गया। और इन इनोवेशन से जुड़े जो 3 मेजर लैंडमार्क वर्डिक्ट्स हैं वो हैं, फर्स्ट जजेस केस जिसको दिया गया था 1981 में, सेकेंड जजेस केस जो एक बेहद मेजर जजमेंट था वो दिया गया था 1993 में, और थर्ड जजेस केस जो दिया गया था 1998 में। तो 1981, 1993 और 1998 में इन 3 सक्सेसिवली दी गई जजमेंट्स में कोलिजियम सिस्टम को इवॉल्व किया गया और इसके प्रोविजंस में और बेहतर क्लैरिटी दी गई। फ्रेंड्स, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से जो नेक्स्ट मेजर सीरीज ऑफ इवेंट है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, EBS। ये न्यूज़ में था अक्टूबर 2023 में, फरवरी में, मार्च में, और ये मेंशंस पीरियोडिकली सक्सेसिवली होते ही रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं। फ्रेंड्स, अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर हियरिंग्स शुरू हुई। फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्ट्राइक डाउन कर दिया और बोला कि ये स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डेडलाइन दी कि वो अब तक जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज किए गए हैं उन डिटेल्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दें, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन डिटेल्स को अपनी वेबसाइट में पब्लिश करें। फिर मार्च में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के डाटा को दे देता है, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस डेटा को पब्लिकली रिलीज कर देता है। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इस सीरीज ऑफ इवेंट से जुड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, EBS। फ्रेंड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की बात करें तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक प्रॉमिसरी नोट होता है। प्रॉमिसरी नोट्स इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट है। प्रॉमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कूपन की तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अमेजॉन का एक कूपन परचेज करते हैं, या अमेजॉन आपको एक कूपन देता है कि ये आपको 100 रुपये का कूपन दिया जाता है, आप इस 100 रुपये के कूपन को हमारी वेबसाइट पर कभी भी यूज कर सकते हैं, वो कूपन भी एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट है। इलेक्टोरल बॉन्ड भी इसी तरीके से एक प्रॉमिसरी नोट होता था जिसको कोई भी सिटीजन या इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड कोई भी कंपनी खरीद सकती थी, और फिर वो सिटीजन या फिर कंपनी इन बॉन्ड्स को किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकती थी विदाउट रिवीलिंग एनी इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की क्रिटिसिज्म क्या थी। फ्रेंड्स, ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पॉलिटिकल फंडिंग से रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी के प्रिंसिपल को वायलेट करती थी। इन इलेक्टोरल बॉन्ड को अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स, कॉरपोरेट लॉबीज या फिर फॉरेन एंटिटीज खरीद सकते थे अपने मोटिव को पूरा करने के लिए। इन एनोनिमस डोनेशन से इंडिया की डेमोक्रेसी वीक हो सकती थी। लोगों को पता ही नहीं हो सकता था कि पॉलिटिकल पार्टीज किन एंटिटी से पैसा ले रही हैं और किनके इंटरेस्ट को फॉलो कर रही हैं। फ्रेंड्स, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से जो नेक्स्ट इवेंट है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रेलिवेंट है वो है वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट से मनरेगा फंड्स के लिए की गई डिमांड्स। ये इवेंट न्यूज में था दिसंबर 2023 में, और इस न्यूज इवेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम में और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या डिफरेंस होता है। आइए इसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में मेजर डिफरेंस होता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम ये पूरे तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड होती हैं। इस स्कीम में जितना भी खर्चा होता है वो खर्चा यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को देती हैं, और स्टेट गवर्नमेंट का इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में कोई भी खर्चा नहीं होता। इन स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन भी डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट ही करती हैं। पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के केस में स्कीम्स विच आर स्पॉन्सर्ड बाय द सेंटर, इन स्कीम्स के केस में
फंडिंग जॉइंटली की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा अलग अलग रेशियो में, फॉर एग्जाम्पल 60-40, 70-30 वगैरह। और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन होती है स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, और इस स्कीम का एक परसेंटेज आता है यूनियन गवर्नमेंट से और एक परसेंटेज आता है स्टेट गवर्नमेंट से। फ्रेंड्स, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के प्रिपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो नेक्स्ट इवेंट है वो है ट्रिब्यूनल्स। ये न्यूज़ में था दिसंबर 2023 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स के कॉन्टेक्स्ट में एक जजमेंट दी थी और बोला था द ट्रिब्यूनल्स कैन नॉट डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू फ्रेम पॉलिसी। मतलब ट्रिब्यूनल्स के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है, वो इतने कम्पिटेंट नहीं है कि वो गवर्नमेंट को ऑर्डर दें कि वो अपनी पॉलिसीज में चेंजेस करें या कोई नई पॉलिसी बनाए। ट्रिब्यूनल्स की पावर लिमिटेड है एक स्पेसिफिक एरिया में। तो अब इस सीरीज ऑफ इवेंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो हैं, पहला है ट्रिब्यूनल्स कि ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, और दूसरा है 42nd अमेंडमेंट एक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आइए बात करते हैं ट्रिब्यूनल्स की। तो फ्रेंड्स, ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? तो ट्रिब्यूनल्स आर स्पेशलाइज्ड लीगल बॉडीज और कासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन जिनको बनाया जाता है सिर्फ कुछ स्पेसिफिक टाइप के केसेस को, डिस्प्यूट्स को या लीगल मैटर्स को हैंडल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, जो सिर्फ और सिर्फ डील करता है एनवायरमेंट रिलेटेड लॉ से, या फिर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT, जो रिलेटेड है सिर्फ और सिर्फ इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग से डील करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ट्रिब्यूनल स्पेशलाइज्ड लीगल बॉडीज होती हैं जिनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही फील्ड में काम करने के लिए, सिर्फ एक स्पेशलाइज्ड लॉ को इम्प्लीमेंट और जुडिशियली इंटरप्रेट करने के लिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, पर हम सिर्फ बात करेंगे कि इस मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ट्रिब्यूनल से रिलेटेड क्या जजमेंट दी गई है। तो फ्रेंड्स, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रिब्यूनल्स का कोई मेंशन नहीं था, पर 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक नए पार्ट को ऐड किया, पार्ट 14A टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें दो नए आर्टिकल्स को ऐड किया गया, 323A और 323B। 323A सिर्फ रिलेटेड था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से और 323B रिलेटेड था बाकी और मैटर्स के लिए ट्रिब्यूनल बनाए जाने से। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 323A की बात करें तो दिस आर्टिकल एम्पावर्स पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। इस आर्टिकल में पार्लियामेंट को पावर दी गई है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाने के लिए। वो ट्रिब्यूनल्स जो सिर्फ डील करते हैं फॉर पर्सन्स हु आर अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विसेज टू द सेंटर, स्टेट, लोकल बॉडीज, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड पब्लिक अथॉरिटीज। और फिर आर्टिकल 323A में पार्लियामेंट को जो पावर दी गई थी, उस पावर का यूज करके पार्लियामेंट ने पास किया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट इन 1985। और फ्रेंड्स, आर्टिकल 323B के केस में पार्लियामेंट को और अलग अलग स्टेट के लेजिस्लेचर्स को अथॉरिटी दी गई है, जिस अथॉरिटी से वो अलग अलग ट्रिब्यूनल्स को फॉर्म कर सकते हैं अलग अलग मैटर से डील करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, लैंड रिफॉर्म से डील करने के लिए, अर्बन प्रॉपर्टीज के सीलिंग मैटर से डील करने के लिए, टैक्सेशन से डील करने के लिए वगैरह के लिए। तो आर्टिकल 323A इज स्पेसिफिकली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड आर्टिकल 323B gives power to Parliament and state legislative assembly as well for establishing any other kind of tribunals. Friends, पॉलिटी एंड गवर्नेंस की प्रिपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो नेक्स्ट मेजर इवेंट है दैट हैज हैपेंड ओवर द पास्ट ईयर इज अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। ये इवेंट न्यूज़ में था जनवरी 2024 में और मार्च 2024 में भी, यानी कि द लास्ट मंथ, एंड इट इज स्टिल इन द न्यूज़। फ्रेंड्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया लॉ
These events has dominated the news cycles in the previous months continuously. कभी ये रिलेटेड था सुप्रीम कोर्ट में की गई पिटीशन से, जब पार्लियामेंट में एक नए बिल को पास किया गया था फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स. सुप्रीम कोर्ट देन रिफ्यूज टू स्टे दिस अपॉइंटमेंट लॉ. उसके बाद द नेक्स्ट मेजर इवेंट दैट हैपेंड वाज द ओनली सिंगल इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल क्विट द इलेक्शन कमीशन. उसके बाद फिर 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाता है. वो इलेक्शन कमिश्नर्स अपना चार्ज लेते हैं और सेंटर फिर इन नए अपॉइंटमेंट्स को डिफेंड भी करती है. तो आइए बात करते हैं इस नए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट लॉ की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज अ बॉडी की. तो फ्रेंड्स, पार्लियामेंट में पिछले साल इस मेजर बिल को पास किया गया था, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023. फ्रेंड्स, इस रिवीजन सीरीज में हम पार्लियामेंट में पास किए गए बिल्स की बात नहीं कर रहे. पार्लियामेंट में पिछले साल जो भी इवेंट्स हुए हैं उसको हम एक स्पेशल सीरीज में कवर करेंगे विच विल बी रिलीज्ड सून. पर इस एडिशन में हम एज एन एक्सेप्शन इस लॉ की बात करते हैं. तो इस लॉ के मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और इस पास किए गए लॉ में अलग अलग प्रोविजंस हैं. पर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के लिए बनाई गई सिलेक्शन कमेटी. तो इस लॉ में प्रोवाइड किया जाता है कि सिलेक्शन कमेटी में 3 मेंबर्स होंगे और वो मेंबर्स होंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज द चेयरपर्सन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिसको प्राइम मिनिस्टर खुद नॉमिनेट करेंगे. और फ्रेंड, इस सिलेक्शन कमेटी को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया है ये बोलकर कि इस 3 मेंबर बॉडी में गवर्नमेंट की पूरी मेजॉरिटी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे एंड दीज 2 मेंबर्स कैन इजीली आउटवोट द लीडर ऑफ ऑपोजिशन. क्रिटिक्स का कहना है कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की जगह पर इस बॉडी में तीसरे मेंबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए ताकि ये बॉडी इंडिपेंडेंट रहे. फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ECI की. इसका आर्टिकल है आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर दी गई है फॉर सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कंडक्ट करे पार्लियामेंट के इलेक्शंस के केस में, अलग अलग स्टेट के लेजिस्लेचर्स के केस में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में. मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टोटल 4 बॉडीज के 4 ऑफिस के इलेक्शंस कंडक्ट करती है. पार्लियामेंट, अलग अलग स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए. फ्रेंड्स, इंडिया में अर्बन लोकल बॉडीज भी हैं और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी हैं. पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनके इलेक्शन कंडक्ट नहीं करती. अर्बन लोकल बॉडीज के लिए और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं उन स्टेट के अलग अलग रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा. फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन की कॉम्पोजिशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक 3 मेंबर बॉडी है जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं. और ये अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. ये लोग दे होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years और until they reach an age of 65 years. फ्रेंड्स, पॉलिटी एंड गवर्नेंस की प्रिपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो पिछले साल का एक और मेजर इवेंट था which made the news is the Bilkis Bano case. This event was in the news multiple times and in January 2024 सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में बिल्किस बानो केस में कॉन्विक्ट्स को दिए गए रिमिशन को कैंसिल कर देते हैं. अब इस न्यूज इवेंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए वो हैं आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट. लेट्स टॉक अबाउट इट. फ्रेंड्स, आर्टिकल 142 की बात करें तो दिस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 142, ये सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल पावर देता है. दिस प्रोविजन इज वेरी यूनिक. ये प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स देता है, वो पावर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन्ड नहीं है. ये सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी देता है, पावर देता है
कि सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी भी केस में कोई जजमेंट पूरी तरीके से नहीं हुआ है, उस जजमेंट को करने के लिए कोई लॉज नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 के तहत कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट ग्रांट्स द सुप्रीम कोर्ट वाइड डिस्क्रेशन टू एंश्योर जस्टिस इन स्पेसिफिक केसेस। फ्रेंड्स, आर्टिकल 142 पे तो प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि विद रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए ऑर्डिनरी लॉज के केस में जो भी प्रोहिबिशंस होते हैं या लिमिटेशंस होते हैं, ये प्रोहिबिशन या लिमिटेशन आर्टिकल 142 के केस में अप्लाई नहीं होते। और इसका मीनिंग क्या है? तो इसका आंसर है बी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेन्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। फ्रेंड्स, अब हम इस इवेंट से रिलेटेड एक और टॉपिक की बात करते हैं, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 में और आर्टिकल 161 में गवर्नर ऑफ अ स्टेट और प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर के प्रोविजन दिए गए हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की और अलग अलग स्टेट के गवर्नर के पार्डनिंग पावर्स अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करें तो फ्रेंड्स, कोर्ट मार्शल के केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी व्यक्ति को पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव दे सकते हैं, रिस्पाइट दे सकते हैं, उनकी सेंटेंस को सस्पेंड कर सकते हैं, उनको रिमिशन दे सकते हैं, उनकी सेंटेंस को कम्यूट भी कर सकते हैं। पर गवर्नर के पास कोर्ट मार्शल के केस में कोई भी ऐसी पावर्स नहीं है पार्डन करने की। फ्रेंड्स, गवर्नर और प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर के केस में अगर उनके ज्यूरिसडिक्शन को कंपेयर करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पार्डनिंग पावर वो हर एक जगह पर अप्लाई होती है जहां पर यूनियन की अथॉरिटी है। पर एक स्टेट के गवर्नर के केस में उनकी पार्डनिंग पावर वो सिर्फ लिमिटेड है वहां तक जहां तक स्टेट की अथॉरिटी है। अगर वो केस स्टेट के बाहर का है तो किसी और स्टेट के गवर्नर की उस व्यक्ति को पार्डन करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। और फ्रेंड्स, डेथ सेंटेंस के केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट दे सकते हैं, सेंटेंस को सस्पेंड कर सकते हैं, रिमिशन दे सकते हैं या फिर सेंटेंस को कम्यूट कर सकते हैं। पर गवर्नर के केस में गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस। गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते, बट केवल सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं या फिर कम्यूट कर सकते हैं। सो टू कंक्लूड वी कैन से दैट पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर मच वाइडर देन पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। फ्रेंड्स, पॉलिटी एंड गवर्नेंस की प्रिपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये जो नेक्स्ट इवेंट है ये रिलेटेड है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सब कैटेगराइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। ये इवेंट न्यूज़ में था जनवरी 2024 में, फरवरी में और फिर फरवरी में ही काफ़ी और बार। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सब कैटेगराइजेशन का मुद्दा सबसे पहले न्यूज़ में आया था जब गवर्नमेंट ने एक पैनल को फॉर्म किया टू स्टडी द टॉपिक ऑफ सब कैटेगराइजेशन ऑफ SCs एंड STs। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट के इस पैनल बनाने के डिसीजन को चैलेंज किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट के एक 7 जज के बेंच ने उस प्ली को सुनना शुरू किया। और फिर सुप्रीम कोर्ट इन पिटिशंस को सुनते हुए बोलते हैं कि ये शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को एक होमोजीनस ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। मतलब ये एज्यूम नहीं किया जा सकता कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के सभी मेंबर्स, अलग अलग कम्युनिटीज के मेंबर्स सभी इक्वल हैं। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट में बोला जाता है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटीज के बीच में भी काफी ज्यादा हायरार्की है इन टर्म्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। और कैटेगराइजेशन जरूरी है ताकि ये एंश्योर किया जा सके ताकि गवर्नमेंट की बेनिफिट्स शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी उनको पहले पहुंच सके जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, हु आर एट द बॉटम ऑफ द लैडर। सुप्रीम कोर्ट में बोला जाता है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के केस में इनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, इस इवेंट से रिलेटेड हम बात करते हैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के सब कैटेगराइजेशन की। सो टॉकिंग अबाउट सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, एज वी सेड फ्रेंड्स, यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले एक कमेटी को बनाया
एक कमेटी को गठित किया ताकि वो कमेटी ये अध्ययन कर सके कि गवर्नमेंट के बेनिफिट्स, स्कीम्स और इनिशिएटिव इंडिया में एग्जिस्ट करने वाले 1200 शेड्यूल्ड कास्ट में इक्विटेबल तरीके से शेयर की जा सके। इक्विटेबल मतलब जिसको जितनी जरूरत है उतना उसको मिल सके। ये गवर्नमेंट की कमेटी एक्सप्लोर करेगी इन कम्युनिटीज के ग्रीवेंसेस को, इनके शिकायत को, कि हम तक गवर्नमेंट के बेनिफिट्स ढंग से नहीं पहुंच पा रहे हैं, और वो ये अध्ययन करेगी कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं वो किस तरीके से मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, सुप्रीम कोर्ट में ये ऑब्जर्वेशन की जाती है कि इंडिया के शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को एक सिंगल होमोजीनस ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन ग्रुप्स में, इन 1200 शेड्यूल्ड कास्ट के केस में जो इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं, इनमें भी काफी ज्यादा वेरिएशन है इनके सोशल प्रोग्रेस में, इनके अंडर प्रिविलेज्ड स्टेटस में। फ्रेंड्स, पॉलिटी एंड गवर्नेंस की प्रिपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो नेक्स्ट मेजर इवेंट है विच मेड द न्यूज मल्टीपल टाइम्स, वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। दिस न्यूज वॉज इन द इवेंट मल्टीपल टाइम्स, और इसका कॉन्टेक्स्ट था ज्ञान व्यापी मॉस्क केस। और इस इवेंट के कॉन्टेक्स्ट में द टॉपिक दैट यू शुड नो इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो फ्रेंड्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करें तो इसको पास किया गया था 1991 में। इस एक्ट में बात की जाती है कि इंडिया में एग्जिस्ट करने वाले रिलीजियस प्लेसेस, उनका जो स्टेटस था 15 अगस्त 1947 को, यानी कि आजादी के दिन, उस स्टेटस को अब, उस रिलीजियस कैरेक्टर को अब चेंज नहीं किया जा सकता। वो स्टेटस केवल वही रहेगा। अगर आजादी के समय पर कोई प्लेस ऑफ वर्शिप, अगर वो मॉस्क था तो वो मॉस्क रहेगा, अगर वो हिंदू मंदिर था तो वो हिंदू मंदिर रहेगा, अगर वो कोई क्रिश्चियनिटी का इंस्टीट्यूशन था देन इट विल स्टे एज अ क्रिश्चियनिटी इंस्टीट्यूशन। पर इस एक्ट में एक एक्सेप्शन थी बाबरी मस्जिद के केस में, क्योंकि 1991 में जब इस लॉ को पास किया गया था तब बाबरी मस्जिद केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में अंडर लिटिगेशन था। इस एक्ट में बोला जाता है कि देयर कैन बी नो कन्वर्जन ऑफ अ प्लेस फ्रॉम वन डिनोमिनेशन टू अनदर। हम ऑलरेडी इसकी बात कर चुके हैं। रिलीजियस कैरेक्टर से रिलेटेड अगर कोई भी केसेस पेंडिंग है, वो सभी केसेस दे विल एंड, और इस केस में कोई नया केस भी स्टार्ट नहीं किया जा सकेगा। फ्रेंड्स, पॉलिटी एंड गवर्नेंस की प्रिपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो नेक्स्ट मेजर इवेंट था विच मेड द न्यूज वाज फाइनेंस कमीशन। फ्रेंड्स, फरवरी 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 16th फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया, और इसी वजह से यू शुड नो फाइनेंस कमीशन which is a fundamental topic of your polity and governance preparation. तो फ्रेंड्स, फाइनेंस कमीशन की बात करें, फाइनेंस कमीशन प्रोवाइडेड है आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन provides for finance commission as a quasi judicial body. This body is not a continuous body. इसको रफली हर 5 साल में एक बार कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, ये अपना काम करती है, and then it dismantles. It is constituted by the president every 5th year, 5 साल। फ्रेंड्स, फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस की बात करें तो दिस बॉडी फाइनेंस कमीशन ये प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देती है इन फॉलोइंग मैटर्स पर। ये मैटर्स है कि सेंटर और स्टेट के बीच जो टैक्सेस कलेक्टेड हैं उन टैक्सेस को किस तरीके से कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और सेंटर और स्टेट के बीच टैक्स को डिवाइड करने के बाद उस टैक्स को अलग अलग स्टेट्स के बीच किस तरीके से डिवाइड किया जाए। फाइनेंस कमीशन इस पर भी रिकमेंडेशन देती है कि स्टेट्स को जो ग्रांट इन एड्स दिए जाएंगे उन ग्रांट इन एड्स के क्या प्रिंसिपल्स होंगे। ग्रांट इन एड्स मतलब यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट्स को जो पैसे दिए जाते हैं विदाउट अ रिटर्न ऑफ एनीथिंग, जिन एड्स के लिए स्टेट्स ने कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं की है। फाइनेंस कमीशन इस पर भी रिकमेंडेशन देता है कि क्या क्या मेजर्स होने चाहिए, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए जिनको लिया जाए ताकि स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड को और ऑगमेंट किया जा सके, इनकी वैल्यू को और बढ़ाया जा सके, स्टेट्स का रेवेन्यू और बढ़े, ताकि इन पैसे से इन स्टेट्स में एग्जिस्ट करने वाले पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्युनिसिपैलिटी बॉडीज और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। और ये इस बात पर भी रिकमेंडेशन देती हैं अगर प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन से कोई स्पेशल रिकमेंडेशन मांगे तो
फ्रेंड्स, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड प्रिलिमिनरी में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, जो पूछा गया था पिछले ही साल। हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवल्यूशन के लिए, मतलब स्टेट्स के बीच पैसे को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इस डेवल्यूशन के लिए क्या क्राइटेरिया है जिसको 15th फाइनेंस कमीशन ने यूज किया था। तो फ्रेंड्स, उन क्राइटेरिया में डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस एक क्राइटेरिया है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी भी एक क्राइटेरिया है, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट भी एक क्राइटेरिया है, गवर्नेंस रिफॉर्म कोई क्राइटेरिया नहीं है, और स्टेबल गवर्नमेंट भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। द आंसर इज बी, ओनली 3। फ्रेंड्स, पॉलिटी एंड गवर्नेंस की प्रिपरेशन में जो नेक्स्ट मेजर इवेंट है विच हैपेंड इन द पास्ट ईयर एंड इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव, वो है क्रिमिनल डिफेमेशन। ये न्यूज में था फरवरी 2024 में, जब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में ये रिकमेंड किया था कि इंडियन लॉज में क्रिमिनल डिफेमेशन के प्रोविजन को रिटेन किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, कई सारे लोगों की डिमांड थी कि क्रिमिनल डिफेमेशन कोई मीनिंगफुल पर्पस सर्व नहीं करता और उसको इंडियन लॉ से हटा दिया जाना चाहिए बिकॉज इट इज मच अब्यूज्ड। बट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी एक रीसेंट रिपोर्ट में बोला कि क्रिमिनल डिफेमेशन हैज अ पर्पस एंड इट शुड बी रिटेन्ड। फ्रेंड्स, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको क्रिमिनल डिफेमेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। हम ऑलरेडी इस एडिशन में क्रिमिनल डिफेमेशन को डिस्कस कर चुके हैं, सो वी विल नॉट डिस्कस इट अगेन। फ्रेंड्स, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के प्रिपरेशन में जो नेक्स्ट मेजर टॉपिक है विच मेड द न्यूज इज अमेंडमेंट्स टू द प्रीएम्बल। ये न्यूज में था फरवरी 2024 में, जब सुप्रीम कोर्ट में ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया था कि जब प्रीएम्बल में कोई अमेंडमेंट्स होते हैं तो फिर तो प्रीएम्बल की डेट को भी चेंज किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस इवेंट से रिलेटेड जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अमेंडमेंट्स टू द प्रीएम्बल। फ्रेंड्स, अमेंडमेंट्स टू द प्रीएम्बल की बात करें तो ये टॉपिक रिलेटेड है केशव नंदा भारती केस ऑफ 1973 से, विच हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। इस केस की हेयरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ये ऑब्जर्वेशन की जाती है विच वॉज कॉन्ट्ररी टू द जजमेंट मेड इन 1960 इन द बेरूबरी यूनियन केस। और सुप्रीम कोर्ट में बोला जाता है कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसको कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पार्ट की तरह ही पूरे तरीके से अमेंड किया जा सकता है। प्रीएम्बल से रिलेटेड इस जजमेंट में जो और ऑब्जर्वेशन की जाती है वो ये है कि प्रीएम्बल इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर, और प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल। प्रीएम्बल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह ही है। प्रीएम्बल में जो बातें की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में ये प्रोविजंस नॉन जस्टिसिएबल हैं। फ्रेंड्स, पॉलिटी एंड गवर्नेंस की प्रिपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में एक और मेजर इवेंट दैट हैपेंड इन द लास्ट ईयर वाज पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ये न्यूज में था मार्च 2024 में, जब सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट में बोला जाता है कि एमपीज और एमएलएस के केस में ऐसे व्यक्ति जिन पर ये चार्जेस हैं कि इन व्यक्तियों ने ब्राइब ली है, घूस ली है, रिश्वत ली है, तो अब तक जो इन एमएलए और एमपीज के पास एक प्रोटेक्शन थी, इम्यूनिटी थी, अब वो इम्यूनिटी नहीं है। और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इस न्यूज इवेंट से रिलेटेड जो टॉपिक है वो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, वी विल नॉट डिस्कस इट अगेन। फ्रेंड्स, पॉलिटी एंड गवर्नेंस की प्रिपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में अनदर मेजर न्यूज इवेंट which is important for this examination is general elections which are due this year. Friends, पिछले महीने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये डिक्लेयर किया कि देश में जनरल इलेक्शंस होंगे 29 अप्रैल से। ये इलेक्शंस होंगे 7 फेजेस में। और फ्रेंड्स, जनरल इलेक्शन मेजर टॉपिक है। फ्रेंड्स, इस इवेंट के पर्सपेक्टिव से एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं जनरल इलेक्शंस, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा तय की गई एक्सपेंडिचर लिमिट्स। तो फ्रेंड्स, जनरल इलेक्शंस की बात करें तो ये इलेक्शंस देश में नॉर्मली होते हैं हर 5 साल में एक बार। इट इज डन टू इलेक्ट मेंबर्स टू द लोकसभा। इन इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाता है
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। आई होप यू ऑलरेडी नो दिस। और इस इलेक्शन में ऑन एन एवरेज इंडिया की पॉपुलेशन के 90 करोड़ लोग पार्टिसिपेट करते हैं, विच मेक्स दिस द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, इस इवेंट से रिलेटेड जो एक और मेजर टॉपिक है वो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, MCC। फ्रेंड्स, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इट स्पेल्स आउट द नॉर्म्स फॉर डूज एंड डोंट्स फॉर। ये एक नॉर्म्स है, सेट ऑफ रूल्स है, जिसमें बात की गई है कि इंडिया में जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन फोर्स होता है उस दौरान पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग कैंडिडेट्स, गवर्नमेंट्स क्या क्या कर सकती हैं और क्या क्या नहीं कर सकती। जिस तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स और गवर्नमेंट्स अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या बोल सकती हैं, क्या मेंशन कर सकती हैं, अपने स्पीचेस में क्या क्या बोल सकती हैं और अपने इलेक्शन रैलीज में क्या नहीं कर सकती और क्या कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, वन मेजर फैक्ट अबाउट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इट इज नॉट स्टैट्यूटरी। ये किसी लॉ पर बेस्ड नहीं है, कोई ऐसा लॉ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक्ट 1951, इस तरीके का कोई एक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की तरह है। ये एक सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एनफोर्स करती है और इनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये लागू होता है जब पोल्स के स्केड्यूल को रिलीज किया जाता है, अनाउंस किया जाता है, और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, इट स्टेज इन फोर्स टिल द इलेक्शन प्रोसेस इज कंक्लूडेड। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस इवेंट से रिलेटेड एक और मेजर टॉपिक की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की। फ्रेंड्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की बात करें तो इट प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग। इट लेज द ग्राउंड वर्क। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जिन मेजर चीजों की बात की गई है वो चीजें हैं, वो मोटी मोटी बातें हैं। पहला, कि इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस में वोटर्स की क्या क्वालिफिकेशन होगी, जो लोग वोट करेंगे उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में बात की गई है इलेक्टोरल रोल्स के प्रिपरेशन की, कि किस तरीके से इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर किया जाएगा। और ग्राउंडवर्क से ही रिलेटेड बात की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से डिलिमिट किया जाएगा और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में किस तरीके से सीट्स को एलोकेट किया जाएगा। फ्रेंड्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की बात करें तो प्लीज फॉरगिव मी, इट इज सपोज टू से 1951 नॉट 1950। तो फ्रेंड्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की बात करें तो ये इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड फिर नेक्स्ट लेवल चीजों पे बात करता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में ग्राउंड वर्क ले किया जाता है, बोला जाता है कि वोटर्स की क्या क्वालिफिकेशन होगी, इलेक्टोरल रोल्स किस तरीके से प्रिपेयर्ड होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को किस तरीके से डिलिमिट किया जाएगा और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में किस तरीके से सीट्स को एलोकेट किया जाएगा। और फ्रेंड्स, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में इससे नेक्स्ट लेवल की बात की जाती है कि किस तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट होंगे, इलेक्शंस कंडक्ट कराने में क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी रिक्वायर्ड होगी, पोल्स कैसे होंगे, इलेक्शन रिलेटेड ऑफेंसेस को डिस्क्राइब किया गया है, इलेक्शन डिस्प्यूट्स को डिफाइन किया गया है, और बाय इलेक्शंस जब होंगे उनसे रिलेटेड क्या प्रोविजंस होंगे, ये भी बात की गई है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस इवेंट से रिलेटेड एक और मेजर टॉपिक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या कैंपेन लिमिट सेट की हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कैंपेन लिमिट एक्सपेंडिचर के केस में लास्ट हाइक की थी जनवरी 2022 में, और लोकसभा के केस में ये लिमिट है 95 लाख रुपए, जो पहले थी 90 लाख, और असेंबली इलेक्शंस के केस में बिग स्टेट्स में ये लिमिट है 40 लाख रुपए, जो जनवरी 2022 से पहले थी 28 लाख, और स्मॉल स्टेट्स, छोटे राज्यों के केस में ये एक्सपेंडिचर लिमिट है 28 लाख रुपए, जो इससे पहले थी 20 लाख रुपए। फ्रेंड्स, पॉलिटी एंड गवर्नेंस की प्रिपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो नेक्स्ट मेजर इवेंट है विच मेड द न्यूज इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये काफी बार न्यूज में था फरवरी के महीने में, जब उत्तराखंड स्टेट ने अपने असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को इंट्रोड्यूस किया और फिर इस बिल को पास भी कर दिया। तो फ्रेंड्स, इस न्यूज इवेंट से रिलेटेड हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो फ्रेंड्स, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ये डिस्क्राइब्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में।
ये आर्टिकल 44 पार्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का। आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब स्टेट की कोशिश होगी कि अपने सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रोवाइड करे थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो कि ये होता क्या है फ्रेंड्स। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट है जिसमें कोशिश होती है विच एम्स एट कि इंडिया के सभी सिटीजन्स के लिए कॉमन सेट ऑफ लॉज हों, अ कॉमन सेट ऑफ लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स irrespective of their religion regarding personal matters like marriage, divorce, inheritance and adoption। फ्रेंड्स, इस देश में फिलहाल काफ़ी सारे अलग अलग पर्सनल लॉज हैं। हिंदू के लिए अलग लॉज हैं, मुस्लिम्स के लिए अलग लॉज हैं, क्रिश्चियंस के लिए भी अलग लॉज हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये कोशिश होती है कि सभी रिलीजन के लिए एक कॉमन सेट ऑफ लॉज हों। द डाइवर्स पर्सनल लॉज should be replaced with a single secular law applicable to all citizens। Now friends, that's it. This concludes our revision for polity and governance preparation for preliminary 2024। Friends, these are some other topics which you should also study। ये topics पिछले साल तो न्यूज़ में नहीं थे, पर उससे पिछले साल थे, और प्रिलिमिनरी में इस तरीके से 2 साल पुराने क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। So you should also study these। Now friends, that's all for this edition। See you in the next edition। Goodbye।